अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 7 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें ताकि मुझे पता चल सके, आप लोगों की राय से आगाह हो सकूँ मैं और फिर अच्छे-अच्छे नॉवल लिख सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा 2 दूसरा तरीका बताएँ? आतिफ़ ने बेचैनी से पूछा। ना जाने क्यों उसे समारा की बेहद फ़िक्र हो रही थी। इसलिए क्योंकि उसका दिल शायद अब भी उसकी मोहब्बत का दम भरता है। दूसरा वो जो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके शौहर हैं, बेहतर समझ सकते हैं। आतिफ़ समारा को घर ले आया था। इस वक़्त शहर जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। वो डॉक्टर की बातें सुनकर बेहद परेशान था क्योंकि वो किसी तौर भी वो नहीं कर सकता था जिसका मशवरा डॉक्टर ने दिया था। वो सम्मारा के हाथों की हथेलियाँ और पैर के तलवे ज़ोर-ज़ोर से रगड़ रहा था ताकि उसके जिस्म में हरारत पैदा हो। उसने सम्मारा के बाल भी अच्छी तरह खुश्क कर दिए थे। आतिफ़ ने अपने तौर हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन मजाल थी कि उसकी तबीयत में कोई सुधार आए। ऐसा लग रहा था सम्मारा की हालत मज़ीद बिगड़ती ही जा रही है। आतिफ़ कुछ सोचने के बाद भागकर किचन में गया। वहाँ से अंगीठी उठाई और कमरे में ले आया। उसने कमरे का दर्जा हरारत तब्दील करने के लिए कमरे में अंगीठी जलाई। वो आग की तपिश से अपने हाथों को सेक कर मुसलसल सम्मारा के हाथ-पैर की मालिश कर रहा था। कमरे में अंगीठी भी जल रही थी। सम्मारा के जिस्म पर गर्म लिहाफ डाला हुआ था। लगभग 1 घंटे के बाद सम्मारा का जिस्म नॉर्मल टेम्परेचर पर आने लगा। वो नीम-हनूद की कैफियत में कसमसाई थी, जब कहीं जाकर आतिफ़ की जान में जान आई, वरना वो कब से उसके बेजंबिश वजूद को लिए उसकी ज़िंदगी की दुआएँ माँग रहा था। वो पूरी रात जाग कर सम्मारा के पीछे पागल रहा। न जाने क्यों इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो क्यों उस दुश्मन-ए जान की इतनी परवाह करता था? शायद इसलिए क्योंकि आज भी उसे सम्मारा से नफ़रत नहीं हुई थी। कशमाला आज फ़जर से ही मुसल्ले पर बैठी दुआएँ माँग रही थी। या अल्लाह! आज मेरे बीकॉम फाइनल का रिज़ल्ट है। मुझे बस पास करा दे। मैं कॉलोनी के छोटे-छोटे बच्चों में टॉफ़ियाँ तक़सीम करूँगी। कशमाला बुलंद आवाज़ में दुआएँ माँग रही थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी। कशमाला आपी, सिर्फ़ टॉफ़ियों से क्या होगा? आजकल तो लोग देग बाँट देते हैं और एक आप हो जो बच्चों को टॉफ़ियों से टरका रही हो। कुछ बिरयानी-विरयानी खिलाओ यार, जभी तो बच्चे भी खुश होकर दुआएँ देंगे। रखशंदा डाइनिंग टेबल पर हसन साहब के साथ बैठी शरारत से खोया हुई। ठीक है अल्लाह पाक, मैं बच्चों को अपने हाथों की बनी बिरयानी खिला दूँगी, लेकिन आप बस मुझे पास करा दीजिए। रखशंदा की बातें सुनकर कशमाला ने कहा, अरे कशमाला आपी, आप क्या सिर्फ़ बच्चों को बिरयानी खिलाओगी? कुछ मीठा भी तो साथ में रखो, कोई ज़र्दा या खीर, जभी तो बच्चे पूरे दिल से दुआ देंगे। रखशंदा ने छेड़ने की ग़र्ज़ से मज़ीद कहा, क्यों तंग कर रही हो मेरी मासूम बच्ची को? हसन साहब ने कशमाला की मासूमियत की बलाएँ लीं। ठीक है,
اللہ पाक, मैं बच्चों को मीठा भी खिला दूंगी। कशमाला ने रक्षंदा की बातें सुनकर कहा। वो अपने रिजल्ट के मामले में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। देख लें आप ही, आपने अल्लाह पाक से इतना कुछ प्रॉमिस कर तो लिया है, कहीं आपका बजट आउट ना हो जाए। रक्षंदा ने उसे फिर से छेड़ा था। उसे कशमाला को परेशान करके बड़ा मजा आ रहा था। बाबा, देखे ना इसे। कशमाला ममनाई थी, जिस पर हसन साहब हंसने लगे। अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। फजीलत कमरे से भागती हुई आई। रिहाना बेगम के गाल चूमे, फिर ऑफिस जाने लगी। बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। नहीं अम्मी, टाइम नहीं है, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी। ये कहती हुई वो तूफान मेल की तरह निकल गई। उफ अल्लाह, पूरी आफत है ये लड़की। रिहाना बेगम मुस्कुरा दी। अम्मी, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। कशमाला ये कहती कॉलेज के लिए तैयार खड़ी थी। रुक जाएं आप ही, आप कॉलेज न जाएं। मेरा कॉलेज आपके रास्ते से ही गुजरता है। आपका रिजल्ट मैं ले आऊंगी। कशमाला ने ऑफर दी। नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊंगी। कशमाला ने झट से कहा। बेटा जाने दो ना उसे, वो कॉलेज जा रही है। तुम्हारी मार्कशीट भी ले आएगी। तुमने वैसे भी रोजा रखा है, ऐसा वैसा रिजल्ट देखकर कहीं बेहोश हो गई तो। रिहाना बेगम ने फिक्रमंदी से कहा, क्योंकि कशमाला ने बेहतरीन नताइज के लिए रोजा रखा था। अम्मी, आप भी यही कह रही हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? कशमाला ने रोने वाली शक्ल बनाई। नहीं बेटा, मैं तो बस समझा रही हूँ कि रक्षी ले आएगी, तुम परेशान ना हो। रेहाना बेगम की बातें सुनकर कशमाला ने इस्पात में सर हिला दिया। ठीक है अम्मी, फिर मैं निकलती हूँ कॉलेज के लिए। बात सुनो रक्षी, मार्कशीट लेने के बाद मुझे कॉल करके लाजमी बताना, मैं वेट करूंगी। ओके आपी, अब मैं जाऊं? रक्षंदा ने ऐसे पूछा जैसे वो इजाजत तलब कर रही हो। जाओ। अंदिलिप भी हसन साहब के साथ बुटीक जा चुकी थी। बारी बारी सब चले गए थे। घर में रेहाना बेगम और कशमाला थे। समारा की आंख खुली तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि आतिफ उसका हाथ थामे बेड पर अपना सर रखकर नीचे जमीन में बैठा सो रहा था। वो आतिफ के इस तरह यहाँ जमीन पर सोने की वजह से नावाकिफ थी और काफी हैरान भी थी। आतिफ उठो, यहाँ क्या कर रहे हो? समारा ने ना चाहते हुए भी उसे हिलाकर उठाया था। आतिफ नींद से बेदार होकर पहले तो स्टिल होकर उसे देखने लगा। फिर जब उसे फिर जब उसके हवास कायम हुए तो यकदम समारा का हाथ छोड़कर झट से उठ खड़ा हुआ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? आतिफ न जाने क्यों हकलाया था। मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। समारा ने अपने कंधे उचकाए। उसे तो एहसास ही नहीं था कि कल रात उसकी कैसी हालत थी। आतिफ फिर आतिफ ने किस तरह उसकी जान बचाई। ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया। आतिफ सुनो। आतिफ अभी आगे बढ़ा ही था कि समारा ने उसे आवाज दी। हम्म आतिफ बस ही कर पाया। आतिफ, तुमने वादा किया था निकाह के बाद तुम मुझे अपने घर ले जाओगे। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर लेकर चलो। समारा ने दरख्वास्त करने वाले अंदाज में कहा। समारा, वो मेरा नहीं, हमारा घर है।
ناشتے کے بعد تیار ہے نا، ہم کراچی جا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سمارا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ کشمالہ گھر کے لینڈ لائن فون کے پاس بیٹھی رخشندہ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ہی فون کی گھنٹی بجی، اس نے جھٹ سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو رخشی، ہاں لے لیا تو نے مارک شیٹ؟ کشمالہ نے آگے سے کسی کی بات سنے بغیر ہی کہا۔ کشمالہ، میں ہوں فضیلت۔ اچھا فضیلت، ہاں بولو، کشمالہ نے بجھے ہوئے لہجے سے کہا۔ اسے تو بے صبری سے رخشی کے فون کا انتظار تھا۔ امی سے کہنا مجھے کانٹریکٹ مل گیا ہے، باس بہت خوش ہیں، باقی باتیں میں گھر آ کر بتاتی ہوں۔ مبارک ہو، بہت بہت ٹھیک ہے، میں امی کو بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر کشمالہ نے فون رکھا۔ کچھ دیر بعد پھر سے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، ہاں کشمالہ آپی، میں نے آپ کی مارک شیٹ لے لی ہے۔ رخشی، میں پاس ہوئی یا نہیں؟ کشمالہ نے بے تابی سے پہلا سوال یہی پوچھا۔ آپی دیکھیں، ایسی باتیں فون پر نہیں ہوتی، میں گھر آ کر سب بتاتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہہ کر رخشندہ نے فون بند کر دیا۔ امی، میں فیل ہو گئی، کشمالہ روتے ہوئے بولی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ آپ لوگوں کو میرے ناول میں کون سا کیریکٹر سب سے زیادہ فیوریٹ ہے، اپنے فیوریٹ کیریکٹر کا نام بھی بتائیے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔